नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। चैप्टर 21 से, खास तौर पर आइटम 16 से। इसमें कहा गया है कि जो जागृत प्रजातियां होती हैं वो पराभौतिकी यानी मेटाफिजिक्स की शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करती हैं, जबकि हम इंसान मतलब अपनी आज की हालत में इसे काफी हद तक नजरअंदाज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ असल में? स्रोत कहता है कि भाई ज्ञान का, रचनात्मक शक्ति का एक बहुत बड़ा भंडार है, मेटाफिजिकल शक्ति का, जिसे हम बस छूते भी नहीं हैं ज्यादातर। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये मेटाफिजिक्स या पराभौतिकी, जब स्रोत ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? ये फिलॉसफी वाली मेटाफिजिक्स तो नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से यहाँ मेटाफिजिक्स का मतलब अकादमिक चर्चा से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये असल में इशारा कर रहा है उसी विशाल, अनदेखे सार्वभौमिक ज्ञान और रचनात्मक शक्ति की तरफ जिसका आपने अभी जिक्र किया। इसे ऐसे समझें कि ये शायद ब्रह्मांड के कुछ बुनियादी नियम हैं या क्षमताएं हैं जो हमारे आसपास हैं, शायद हमारे अंदर भी, पर हमने उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना सीखा नहीं है अभी तक। एक तरह की अनदेखी शक्ति। अनदेखी शक्ति, ये दिलचस्प शब्द है। तो ये शक्ति है पर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, स्रोत कोई उदाहरण देता है इस बात को समझाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। एमील कुए का उदाहरण दिया गया है। एमील कुए? वो 20वीं सदी की शुरुआत में काफी जाने जाते थे अपने ऑटो सजेशन के तरीकों के लिए, स्वयं सुझाव जिसे कहते हैं। हाँ, मैंने सुना उनके बारे में, वो एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर वाला। हाँ, वही। उनका मानना था कि ऐसे सकारात्मक वाक्य दोहराने से शारीरिक और मानसिक सेहत सुधर सकती है, और कहा जाता है कि उनके तरीकों से कई लोगों को फायदा भी हुआ। कम से कम उनके अपने अभ्यास में तो ये काफी प्रभावी दिखा। और यहीं पर एक व्यक्तिगत बात भी आती है स्रोत में, जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी। लेखक खुद ये मानते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं कि हाँ, मन की ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं पर असर डाल सकती है। सिद्धांत रूप में वो सहमत हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी किसी भी शारीरिक तकलीफ के लिए कुएं के तरीके का इस्तेमाल कभी नहीं किया, एक बार भी नहीं। और यहीं पर देखिए बात गहरी हो जाती है। ये जो स्वीकारोक्ति है ना, ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत बात नहीं है, ये उस बड़ी तस्वीर को दिखाती है जो ये स्रोत सामने रख रहा है। अच्छा, कैसे? ये दिखाती है कि हम किसी बात पर बौद्धिक रूप से सहमत हो सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ ये सही है, पर उसे असल जिंदगी में अपनाना, उसमें एक बहुत बड़ी खाई हो सकती है। लेखक का ये अनुभव एक छोटे पैमाने पर वही दिखाता है जो स्रोत के अनुसार पूरी मानवता के साथ हो रहा है। मतलब हम थ्योरी में तो मान लें कि हाँ ऐसी शक्तियां हैं, पर उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने में हिचकते हैं या शायद भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेखक का ये पर्सनल एक्सपीरियंस इसी बड़ी प्रवृत्ति का एक सिंबल है। हो सकता है कुछ लोग हों, कुछ छोटे समूह हों जो इन मेटाफिजिकल सिद्धांतों पर काम करते हों, शायद कुछ आध्यात्मिक गुरु हों या साधक हों। हाँ, स्रोत भी कहता है कि कुछ व्यक्ति और समूह हैं, पर मानवता की तुलना में बहुत छोटे। सही। लेकिन एक समाज के तौर पे, पूरी सभ्यता के रूप में, हम इन आइडियाज को पूरी तरह अपनाने या इस मेटाफिजिकल शक्ति का एक सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करने के धारे पास भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम सामूहिक रूप से या तो तैयार नहीं है, या हमें सही तरीका नहीं पता, या शायद हमें इसकी असली ताकत पर पूरा यकीन ही नहीं है। तो क्या ये स्थिति बदल रही है? स्रोत कहता है कि कुछ बदलाव आ रहा है। हाँ, स्रोत का मानना है कि धीरे धीरे ही सही, पर जागरूकता बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि हम बहुत धीमे कदमों से ही सही, पर उस दिशा में बढ़ रहे हैं। शायद इसका एक उदाहरण वो फिल्म और किताब है द सीक्रेट। स्रोत में उसका भी जिक्र है। उसने आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी पॉपुलर बना दिया था कि भाई हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारी रियलिटी बना सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और उस फिल्म में जो उदाहरण दिखाए गए थे वो काफी स्पेसिफिक थे, याद है आपको? हाँ, जैसे किसी ने सोचा और सपनों की कार ड्राइववे में खड़ी मिल गई, और एक महिला के गले में अचानक हीरे का हार आ गया, और वो बच्चा जिसने दरवाजा खोला तो बाहर नई साइकिल खड़ी थी। ये सब बहुत ही व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति वाले उदाहरण थे। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर मेरे मन में भी वही सवाल उठा था जो इस स्रोत में उठाया गया है कि भाई अगर ये सीक्रेट या ये मेटाफिजिकल सिद्धांत इतना शक्तिशाली है, अगर ये कारें और हार प्रकट कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल बड़ी सामूहिक समस्याओं को हल करने के लिए क्यों नहीं हो रहा? जैसे विश्व शांति। लाभ पर ये शायद हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं को दिखाता है, या शायद ये दिखाता है कि फिल्म बनाने वालों ने हमारी प्राथमिकताओं को कैसे समझा। हाँ,
ये भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि समाज में जो तुरंत मिलने वाला व्यक्तिगत फायदा है, नई कार, गहने, साइकिल, उसे अक्सर विश्व शांति जैसे बड़े सामूहिक लक्ष्य से ज्यादा आकर्षक या शायद ज्यादा संभव माना जाता है। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि हम इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ छोटी निजी चीजों के लिए कर रहे हैं, जबकि इनकी असली बड़ी संभावनाओं को अनदेखा कर रहे हैं? हाँ, काफी हद तक यही बात है। स्रोत का तर्क ये है कि व्यक्तिगत लाभ पर ये फोकस शायद हमारे अभी के चेतना के स्तर को या हमारी सामाजिक कंडीशनिंग को दिखाता है। लेकिन साथ ही स्रोत बहुत जोर दे के ये भी कहता है कि इन्हीं बुनियादी मेटाफिजिकल सिद्धांतों का इस्तेमाल करके विश्व शांति जैसी बड़ी चीजें भी हासिल की जा सकती हैं। ये बस प्राथमिकता और समझ की बात है। विश्व शांति मेटाफिजिक्स के जरिए ये बहुत ही बड़ा दावा है। क्या इस विचार के समर्थन में स्रोत कोई ठोस बात कहता है, कोई सबूत? हाँ, यहीं पर डॉक्टर जॉन हेगेलन का जिक्र आता है। हेगेलन? जी, स्रोत में उन्हें एक जाने माने क्वांटम भौतिक विज्ञानी, विज्ञान और सार्वजनिक नीति के विशेषज्ञ, शिक्षक और लेखक के रूप में बताया गया है। उनके काम का हवाला दिया गया है, खासकर उनके ऑनलाइन लेखों का। एक क्वांटम फिजिसिस्ट विश्व शांति और मेटाफिजिक्स पर बात कर रहे हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। हेगेलन के मुख्य दावे क्या हैं, जैसा स्रोत में बताया गया? उनके काम से दो मुख्य बातें सामने रखी गई हैं। पहली कि हमारे व्यक्तिगत चेतना और हमारे ग्रह के सामूहिक भाग्य के बीच एक गहरा सीधा संबंध है। मतलब हमारी सोच, हमारी भावनाएं दुनिया पर असर डालती हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक शक्तिशाली, वैज्ञानिक रूप से परखी गई चेतना की तकनीक मौजूद है, टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस। हेगेलन का दावा है, जैसा स्रोत में बताया गया है, कि ये तकनीक व्यवहारिक रूप से मतलब प्रैक्टिकली रातों रात पृथ्वी पर विश्व शांति लाने में मदद कर सकती है। चेतना की तकनीक जो रातों रात विश्व शांति ला सकती है, ये सुनने में तो लगभग अविश्वसनीय लगता है। क्या इस दावे के समर्थन में कोई सबूत भी है, या ये सिर्फ एक थ्योरी है? स्रोत कहता है कि सबूत मौजूद है। इसमें 50 से ज्यादा प्रदर्शन परियोजनाओं मतलब डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स का जिक्र है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात 23 से ज्यादा पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपे अध्ययनों का हवाला दिया गया है। पीयर रिव्यूड मतलब जिन्हें दूसरे वैज्ञानिकों ने जांचा परखा हो? जी हाँ, प्रकाशन से पहले उसी क्षेत्र के दूसरे विशेषज्ञ उनकी समीक्षा करते हैं, परखते हैं। 50 परियोजनाएं और 23 से ज्यादा पीयर रिव्यूड स्टडीज, ये आंकड़ा तो वाकई ध्यान खींचने वाला है। विज्ञान में पीयर रिव्यूड प्रकाशनों का बहुत वजन होता है। तो ये अध्ययन क्या दिखाते हैं? ये तकनीक काम कैसे करती है आखिर? ये अध्ययन कथित तौर पर ये दिखाते हैं कि चेतना पर आधारित ये जो नया नजरिया है, ये समाज में उन गहरे तनावों को खत्म कर सकता है जो अपराध, हिंसा, आतंकवाद और युद्ध की जड़ में होते हैं। जैसे जातीय, राजनैतिक या धार्मिक तनाव? हाँ, बिल्कुल। और जहां तक इसके काम करने के तरीके का सवाल है, तो बताया गया है कि शांति निर्माता विशेषज्ञों के बड़े समूह एक साथ मिलकर चेतना की इन खास तकनीकों का अभ्यास करते हैं। चेतना की तकनीकें, क्या ये किसी तरह का ध्यान या मेडिटेशन है? स्रोत में इसे सीधे तौर पर ध्यान नहीं कहा गया, पर हाँ, ये किसी तरह की गहरी मानसिक या आध्यात्मिक प्रैक्टिस की तरफ ही इशारा करता है। बताया गया है कि इस अभ्यास से ये समूह अपने अंदर बहुत गहराई में उतरते हैं, मन और पदार्थ के सबसे मौलिक, सबसे बुनियादी स्तर तक। ये वही स्तर है जिसे आजकल की भौतिकी कभी-कभी एकीकृत क्षेत्र या यूनिफाइड फील्ड कहती है। एकीकृत क्षेत्र, यूनिफाइड फील्ड, क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? ये तो फिजिक्स का काफी जटिल कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो यूनिफाइड फील्ड फिजिक्स का वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जहां माना जाता है कि ब्रह्मांड की सारी मूलभूत शक्तियां जैसे गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सारे कण एक ही स्रोत से जुड़े हैं, एक ही जगह से निकलते हैं। मतलब ब्रह्मांड की परम एकता का स्तर? हाँ, कह सकते हैं। और हेगेलन का सिद्धांत जैसा यहाँ बताया गया है, वो ये है कि इंसान की चेतना इस फंडामेंटल लेवल तक पहुंच सकती है और उस पर असर डाल सकती है। अच्छा, तो ये विशेषज्ञ समूह इस एकीकृत क्षेत्र के लेवल पर पहुंचकर करते क्या हैं? उस गहरे स्तर से वे कथित तौर पर सद्भाव और सुसंगतता मतलब हार्मनी एंड कोहेरेंस की एक शक्तिशाली पॉजिटिव लहर पैदा करते हैं, और ये लहर फिर बाहर की ओर फैलती है और आसपास के समाज पर असर डालती है। और रिसर्च ये कहती है कि यह असर इतना गहरा हो सकता है कि समाज को स्थायी रूप से बदल दे। जी हाँ,
जैसा स्रोत में बताया गया है, रिसर्च इस बात की पुष्टि करती है। तनाव कम हो सकता है, सामंजस्य बढ़ सकता है, स्थायी रूप से बेहतर बदलाव आ सकता है। ये सुनने में तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा है, पर आप कह रही हैं कि पीयर रिव्यूड स्टडीज हैं इसके पीछे। अच्छा, इस अप्रोच की और क्या खासियतें बताई गई हैं? स्रोत के अनुसार इस चेतना आधारित शांति के तरीके की कई अच्छी बातें हैं। ये समग्र हैं, होलिस्टिक है। मतलब ये सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि समस्या की जड़ पर काम करता है। इसे लागू करना भी आसान बताया गया है, हालांकि इसके लिए ट्रेंड विशेषज्ञ चाहिए होंगे, जाहिर है। ये गैर आक्रामक है, नॉन इन्वेसिव, मतलब किसी पर जबरदस्ती नहीं होती, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब किफायती, खासकर जब आप इसकी तुलना पारंपरिक सैन्य या राजनीतिक समाधानों से करते हैं। स्रोत में ज्यादा जानकारी के लिए एक वेबसाइट का भी जिक्र है, www.permanentpeace.org। तो अगर ये तकनीक इतनी शक्तिशाली है, साइंटिफिकली सपोर्टेड है और लागू करने में भी प्रैक्टिकल है, तो सवाल फिर वही आ जाता है, हम इसे बड़े पैमाने पर अपना क्यों नहीं रहे? इस आध्यात्मिक तकनीक, अगर मैं इसे ये कह सकूं, को इस्तेमाल करने के लिए समाज को क्या चाहिए? क्या चीज रोक रही है हमें? देखिए, स्रोत के अनुसार जो मुख्य चीज चाहिए वो है एक जागरण, एक अवेकनिंग, एक व्यापक जागरूकता। इन संभावनाओं के बारे में सिर्फ एक शुरुआती समझ, एक तरह की स्वीकृति भी, वो भी इसे बड़े पैमाने पर अपनाने की शुरुआत कर सकती है। शायद हमें पहले सामूहिक रूप से ये मानना होगा कि हाँ, चेतना वाकई इतनी शक्तिशाली हो सकती है। ये जागरण वाली बात मुझे फिर से वो एमिल कुए वाले उदाहरण की याद दिला रही है। शायद व्यक्तिगत स्तर पर भी पहले एक गहरा जागरण चाहिए होता है, सिर्फ दिमागी तौर पर मान लेना काफी नहीं होता। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह जोड़ा आपने। शायद व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर एक गहरी समझ और विश्वास की जरूरत है, सिर्फ मानना नहीं बल्कि जानना। स्रोत में जॉन हेगलिन के एक वीडियो प्रोग्राम का भी जिक्र है, जिसके आखिर में वो एक बहुत ही चौंकाने वाला, एक दमदार बयान देते हैं। क्या आप उसे बता सकती हैं? हाँ, वो बयान वाकई बहुत प्रभावशाली है और इस पूरे विचार के मर्म को पकड़ता है। हेगलियन कहते हैं, जैसा कि स्रोत में कोट किया गया है, इस बात के कहीं ज्यादा सबूत हैं कि सामूहिक ध्यान या चेतना तकनीक का अभ्यास युद्ध को एक लाइट स्विच की तरह बंद कर सकता है, बजाय इसके कि एस्पिरिन सिर दर्द कम करती है। वाह, ये तुलना तो सोचने पर मजबूर करती है। एस्पिरिन और सिरदर्द, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है, हम इसे सच मानकर चलते हैं। और हेगलिन कह रहे हैं कि विश्व शांति के लिए इस चेतना तकनीक के असरदार होने के सबूत उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। हाँ, ये एक बहुत ही बोल्ड दावा है ना? इस तुलना की जो ताकत है वो इसी बात पर जोर देती है कि इन तकनीकों की जो कथित क्षमता है वो कितनी जबरदस्त है। ये हमें एक तरह से चुनौती देता है कि हम जिसे ठोस सबूत मानते हैं, जैसे एस्पिरिन का असर, उसकी तुलना में हम चेतना से जुड़े सबूतों को कैसे देखते हैं या कैसे अनदेखा कर देते हैं। ये वाकई इन विचारों की गंभीरता को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो इस स्रोत का मुख्य संदेश क्या लगता है आपको? एक दो वाक्यों में इसका सार क्या होगा? मेरे विचार में मुख्य संदेश ये है, मेटाफिजिक्स या पराभौतिकी सिर्फ कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है। ये एक असली शक्तिशाली शक्ति है, पर दुख की बात है कि इसका बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसमें व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर बहुत गहरे बदलाव लाने की जबरदस्त क्षमता है, यहाँ तक कि विश्व शांति जैसी बड़ी चुनौतियों का हल निकालने की भी। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे मानवता ने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं है, अपनाया नहीं है। हम शायद अभी इसकी बस सतह को ही खरोच रहे हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस स्रोत के जो निष्कर्ष हैं वो बहुत साफ और सीधे हैं। पराभौतिकी काम करती है। इसे ब्रह्मांड का आधार या कील कहा गया है। लिंचपिन मतलब वो सेंट्रल पॉइंट जिस पर सब कुछ टिका है। और ये भी कहा गया है कि जो अत्यधिक विकसित प्राणी हैं, हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स, जैसा उन्हें यहाँ कहा गया है, वो ये जानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। शायद इसीलिए अंत में एक तरह का कॉल टू एक्शन है, जागरूकता फैलाने का, इस जानकारी को शेयर करने का और दूसरों को भी इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का। हाँ, ये निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। ये स्रोत चेतना की शक्ति और सामूहिक बदलाव की संभावनाओं के बारे में बहुत जोरदार, लगभग क्रांतिकारी दावे करता है। और ये हमें एक अंतिम विचार के लिए एक प्रश्न के साथ छोड़ देता है, जो हमारे सुनने वालों के लिए है। इस स्रोत में दिए गए तर्कों के आधार पर जरा सोचिए, अगर हमारा समाज, जैसा कि सुझाया गया है,
इन तथाकथित आध्यात्मिक तकनीकों या मेटाफिजिकल सिद्धांतों को ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर दे, इन्हें खोजना शुरू कर दे, तो ये वास्तव में कैसा दिख सकता है? हमारी अपनी जिंदगियों पर, हमारे समाज पर और हमारी दुनिया पर इसके क्या संभावित असर हो सकते हैं? विचार करने लायक बात है।